अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको न्यूक्लियस के मीनिंग के बारे में पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द न्यूक्लियस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, द वर्ड न्यूक्लियस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया है। कौन से लैटिन वर्ड से? नक से, जिसका मतलब है नट। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इसके डिस्कवरी पे नजर डालें कि कौन सा साइंटिस्ट था जिन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो 1831 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। इसी रॉबर्ट ब्राउन ने माय डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, यानी रॉबर्ट ब्राउन द न्यूक्लियस इन 1831 माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपसे कोई इसके डायमीटर के बारे में क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियस, तो माय डियर स्टूडेंट्स द न्यूक्लियस इज अबाउट 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इसकी डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर होती है। हम इसको सिर्फ न्यूक्लियस नहीं कह सकते, हम इसको और नेम्स भी दे सकते हैं, जैसे माय डियर स्टूडेंट हम इसको कैरियन भी कह सकते हैं, हम इसको हार्ट ऑफ द सेल भी कह सकते हैं, हम इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि हम इसको डायरेक्टर ऑफ द सेल किस वजह से कहते हैं। तो जिस तरह एक डायरेक्टर सारे फिल्म को कंट्रोल करता है, बिल्कुल इसी तरह ये न्यूक्लियस सारे सेल के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, एक्सेप्ट क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उन्हीं दोनों ऑर्गेनेली में खुद अपनी डीएनए मौजूद है। बिकॉज वो इसी वजह से वो अपने ही डीएनए से इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो इसी न्यूक्लियस के डीएनए पे डिपेंड नहीं करता बिल्कुल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको हम ये चूंकि सारे सेल को कंट्रोल करता है, बिल्कुल ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, इसको माय डियर स्टूडेंट हम डायरेक्टर ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके लोकेशन के बारे में पढ़ें कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एनिमल सेल है या प्लांट सेल है या जो भी सेल है माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें ये कहाँ पे मौजूद होगा, यानी इसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है। तो ये तो एक कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो माय डियर स्टूडेंट्स एनिमल सेल में ये सेंटर में होता है। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक एनिमल सेल है, एनिमल सेल, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है जिसको माय डियर स्टूडेंट हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेंटर में, इसका सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है, न्यूक्लियस। तो मैं इस तरह कह सकता हूं ना कि न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर इन एनिमल सेल, यानी एनिमल सेल में ये सेंटर में मौजूद होगा। माय डियर स्टूडेंट, अगर हम प्लांट सेल में देखें तो ये प्लांट सेल में ये साइड पे मौजूद होता है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँ तो ये लेट सपोज मेरे पास प्लांट सेल है, ये इसका आउटर लेयर है जिसको माय डियर स्टूडेंट हम सेल वॉल कहते हैं। बिकॉज प्लांट सेल का आउटर लेयर सेल वॉल है, इसके इनर साइड पे एक दूसरा मेम्ब्रेन है जिसको माय डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसी सेल मेम्ब्रेन में माय डियर स्टूडेंट्स न्यूक्लियस मौजूद होता है, बिल्कुल इसी साइड पे। ये इसका साइड है, यानी ये न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है। क्यों न्यूक्लियस साइड पे मौजूद होता है? यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक लार्ज वेक्यूल प्रेजेंट होता है, वेक्यूल। इसी वेक्यूल की वजह से ये न्यूक्लियस डिस्टर्ब होकर साइड पे आ जाता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है कि एनिमल सेल में तो वेक्यूल भी वहाँ पर भी मौजूद होता है, वहाँ पे साइड पे क्यों नहीं होता? तो वहाँ पे वेक्यूल मौजूद होता है, लेकिन वो इंतहाई स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू द प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वेक्यूल है वो लार्ज होता है एज कम्पेयर टू एनिमल सेल। इसकी वजह से ये न्यूक्लियस डिस्टर्ब होकर साइड पे आ जाता है। अगर हम इसके अकरेंस के बारे में देखें कि वो कौन से सेल होंगे जिसमें न्यूक्लियस मौजूद होगा, कौन से सेल होंगे जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स ये एनिमल सेल में भी मौजूद होता है और प्लांट सेल में भी मौजूद होता है, विद सर्टेन एक्सेप्शन जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन की है। जैसे कि ये ह्यूमन आरबीसीज में ये एब्सेंट होता है और प्लांट के सीव ट्यूब्स में भी ये एब्सेंट होता है, और इसका तो हमें पता है कि ये प्रोकैरियोट में भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। अगर हम इसके टाइप्स देखें माय डियर स्टूडेंट, टाइप्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द न्यूक्लियस, यानी इसके 3 टाइप्स है जिसको हम मोनोन्यूक्लिएट सेल भी कह सकते हैं, फर्स्ट वन को, सेकंड वन को हम बाई न्यूक्लिएट सेल भी कह सकते हैं, और थर्ड को हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल कह सकते हैं। अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कह सकते हैं। इसी मोनो का लफ्ज मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया, मोनो।
न्यूक्लियस को हम कैरियन भी कह सकते हैं। इसी कैरियन को मैंने यहाँ पे उठा के यहाँ पे लिख दिया कैरियोटिक, और सेल अपनी जगह पे, यानी इसको मैं मोनोन्यूक्लिएट सेल की जगह मैं इसको मोनोकैरियोटिक सेल भी कह सकता हूँ। बिल्कुल इसी तरह मैं इसको बाइकैरियोटिक सेल भी कह सकता हूँ, और इसको मैं मल्टीकैरियोटिक सेल भी कह सकता हूँ। अब ये किसे कहते हैं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मोनो का मतलब है वन। अगर हम इसके मीनिंग पे नजर डालें, मोनो का मतलब है वन, न्यूक्लिएट का मतलब है न्यूक्लियस, और सेल अपनी जगह पे। तो वो सेल जिसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, यानी द सेल विच कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, दो सेल्स विच कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, वो सेल जिनमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इसको हम मोनोन्यूक्लिएट सेल कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये लेट्स सपोज मेरे पास सेल का स्ट्रक्चर है एनिमल सेल का, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन है जिसको माय डियर हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी सेंटर में एक ही न्यूक्लियस मौजूद है, ये सर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, तो इसमें एक ही न्यूक्लियस है ना, तो माय डियर स्टूडेंट हम इसको मोनोन्यूक्लिएट सेल कह सकते हैं। बिल्कुल बाइन्यूक्लिएट सेल हम उस सेल को कहेंगे जिसमें दो न्यूक्लियस मौजूद होंगे। अगर हम एग्जांपल लेके पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम माय डियर स्टूडेंट्स इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। इसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, और एक इसी साइड पे माय डियर स्टूडेंट्स दूसरा न्यूक्लियस मौजूद होता है जो कि कंपैरेटिवली स्मॉल होता है, स्मॉल, ये स्मॉल न्यूक्लियस है। इसी स्मॉल न्यूक्लियस को माय डियर स्टूडेंट्स मैं मैक्रो न्यूक्लियस कहूंगा, और इसी लार्ज न्यूक्लियस को माय डियर स्टूडेंट मैं मैक्रो न्यूक्लियस कहूंगा। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, यानी माइक्रो का लफ्ज हम स्मॉल के लिए यूज करते हैं और मैक्रो का लफ्ज हम लार्ज के लिए यूज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके बाद माय डियर स्टूडेंट हम मल्टी न्यूक्लिएट सेल पे नजर डालें, तो वो सेल जिसमें दो से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होंगे, जैसे हमारे पास एक बोन सेल है ओस्टियोब्लास्ट, इसी ओस्टियोब्लास्ट में 100+ न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इसमें 100 से भी ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट हम इसको मल्टी न्यूक्लिएट सेल कहते हैं क्योंकि इसमें मल्टी न्यूक्लियस मौजूद है। यहाँ पे दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। लेट सपोज मैंने एक एनिमल सेल को उठा लिया और उसको मैंने अंडर माइक्रोस्कोप स्टडी करना चाहा, करके मैंने उस पे मल्टी न्यूक्लियस देखे, यानी उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस देखे, तो एनिमल सेल का एनिमल बॉडी का वो सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो उसको हम सिंशियल सेल कहेंगे। फिर प्लांट का वो सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो तो इसको हम सिनोसाइटिक सेल कहेंगे। यानी मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ एनिमल्स they are called the essential cell, while multinucleate cells of plant they are called the sinusotic। अगर हम इसके शेप पे नजर डालें कि न्यूक्लियस का शेप किस तरह होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका शेप इर्रेगुलर होता है, यानी इसका शेप स्फेरिकल भी हो सकता है, बिल्कुल इसी तरह स्फेरिकल भी हो सकता है, इसका शेप फिंगर लाइक भी हो सकता है, इसकी तरह फिंगर लाइक भी हो सकता है, इसका शेप बिल्कुल ओवल यानी इग लाइक भी हो सकता है इसकी तरह, और इसका शेप इलोंगेटेड भी हो सकता है, ट्यूब लाइक भी हो सकता है। यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा वॉल्यूम के, लेट सपोज एक सारे सेल का अगर हम 100% वॉल्यूम ले लें, सारे सेल का हम 100% वॉल्यूम ले लें, उसी 100% वॉल्यूम में से न्यूक्लियस कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, तो न्यूक्लियस ऑक्युपाई अबाउट 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी न्यूक्लियस ने 10% वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है किस चीज का, सारे सेल का। माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक बात भूल गया कि लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस कांस्टेंट नहीं होता, यानी ये सेल की एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जिस तरह एक सेल की एक्टिविटी इंक्रीज होती है ये न्यूक्लियस मूवमेंट शो करता है, यानी ये एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। आप इसको नोट करें, मैं इसका दूसरे पार्ट यानी स्ट्रक्चर के बारे में लिखवाता हूँ।
ओके माय डियर स्टूडेंट, तो हम इसके न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ये एक्चुअली बना होता है 2 मेम्ब्रेन से, यानी ये 2 मेम्ब्रेन से बना होता है। आउटर मेम्ब्रेन को हम कहते हैं आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका आउटर मेम्ब्रेन होता है इसको हम आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसको मैंने इसी मार्कर से ड्रा किया। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल इसी इनर साइड पे एक दूसरा मेम्ब्रेन मौजूद होता है, जिसको मैंने इसी रेड मार्कर से ड्रा किया है। इसको माय डियर स्टूडेंट हम इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट बोर्ड की तरह है, बिल्कुल व्हाइट, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यानी द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द आउटर एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसी आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस मौजूद है हम इसको पीरी न्यूक्लियर स्पेस, हम इसको शॉर्टकट ONM यानी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसको हम PNS यानी पीरी न्यूक्लियर स्पेस, और हम इसको शॉर्टकट INM यानी इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम इसको कह सकते हैं। अगर हम इसके थिकनेस के बारे में देखें, आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का थिकनेस अबाउट सेम ही होता है, यानी ये भी 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर थिक होता है और ये भी 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर थिक होता है, यानी थिकनेस दोनों की तकरीबन सेम है। अगर हम इसके कंपोजिशन को नजर डालें तो माय डियर स्टूडेंट, ये बना होता है किस चीज से? प्रोटीन से बना होता है और लिपिड से बना होता है। इसी आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं कलेक्टिवली न्यूक्लियर एनवेलप कह सकता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको सारा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये लिक्विड लाइक होता है, यानी मैं कह सकता हूँ ना कि इसी न्यूक्लियर एनवेलप के इनर साइड पे फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यानी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियर एनवेलप, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म, हम इसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में माय डियर स्टूडेंट क्या होते हैं? इसमें प्रोटीन होता है, ये एंजाइम से बने होते हैं, मिनरल्स होते हैं और न्यूक्लिक एसिड। माय डियर स्टूडेंट, दीज आर द कंपोजिशन ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म की कंपोजिशन है। आपको अगर यहाँ पे स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर अगर दिखाई दे रहा है, ये इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, स्फेरिकल लाइक तकरीबन होता है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप होता है। यानी मैं कह सकता हूँ ना कि इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में एक स्फेरिकल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। एंड द स्फेरिकल लाइक बॉडी प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम सेल डिवीजन पढ़े तो माय डियर स्टूडेंट्स पे नजर डालें तो ये न्यूक्लियोलस लेट प्रोफेज में डिसअपियर होता है और फिर दोबारा रीअपियर होता है टीलोफेज में। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके कंपोजिशन देखें तो ये बना होता है DNA से, RNA से बना होता है और प्रोटीन से ये बना होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको पोर्स दिखाई दे रहा है, ये पोर्स, ये वाला, तो इसी पोर्स को माय डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियोपोर्स कहते हैं। यानी स्पेशल पोर्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर एनवेलप, इसी आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में यानी न्यूक्लियर एनवेलप में पोर्स मौजूद होते हैं, जिसको माय डियर स्टूडेंट हम न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। आपने इसी पॉइंट को याद रखना है कि 1.5 मिलियन पार्टिकल मूव इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म इन जस्ट 1 सेकंड, यानी एक सेकंड में इसी न्यूक्लियोपोर्स में माय डियर स्टूडेंट्स 1.5 पार्टिकल्स इंटर होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप देखें तो इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। ओके, थैंक्स।